लोकतंत्र का पर्व है और चुनावों की तैयारियां। हर पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब आतंकवाद जो था वो अपने चरम पर था। इस वक्त मैं किश्तवाड़ में हूँ, हसीन वादियों में, लेकिन वो दौर कौन भूलेगा जब यहाँ पर मौत का नंगा नाच होता था। आतंकी आते थे, ताबड़तोड़ फायरिंग करके चले जाते थे और निर्दोषों की हत्या कर देते थे। आज हम ऐसे नेताओं से बात करेंगे जिन्होंने उस आतंक को झेला है, आतंकवाद को खत्म करने में अपना योगदान दिया है, अपनी जान की बाजी तक लगा दी। मेरे साथ सुनील शर्मा जी हैं, पूर्व मंत्री, और शगुन परिहार जी हैं, जिन्होंने आतंक को झेला है। इनके पिताजी और इनके चाचा जी का आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। बात करेंगे सर, चुनावी सरगर्मी है, बातचीत होगी, आपके संघर्ष की भी बात करूंगा मैं। किस तरह से आप इन चुनावों को देखते हैं और क्या है जनता के लिए आपका कुछ नई योजना या फिर नए वो जो कहते हैं कि हाँ जी पिटारे में क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की तारीख में, जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये एक बड़ा ही अनोखा चुनाव है, बड़ा विचित्र चुनाव है। स्वतंत्रता के बाद कई चुनाव इस जम्मू कश्मीर में हुए, उनका अपना सिग्निफिकेंस था, बट आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 ये चुनाव बिल्कुल ही अलग चुनाव है। इसकी मुझे लगता है इस चुनाव की महत्वता इसलिए है क्योंकि ये चुनाव जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दिशा को तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 370 को धराशायी किया, 35A को धराशायी किया। भारतीय जनता पार्टी ने अलगाववाद को ध्वस्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने पत्थरबाजों को जेलों में पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी में ने आतंकवाद के विरुद्ध बड़ी कठोर नीति अपना के एक जम्मू कश्मीर में शांति की एक नई सोच दी। इन सारी चीजों को लेके ये जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। मैं इसलिए भी इसको महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि जो अलगाववादी, जो आतंकवादी, जो पत्थरबाज यहाँ के दो परिवारों की पुष्टपनाही करते थे, और वो दो परिवार जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज बना के आतंकवाद को, अलगाववाद को, पत्थरबाज को संरक्षण देते थे। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पे चुनाव होते थे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन दो परिवारों की पार के दुश्मन देश तक होती थी, और उनके प्रायोजित जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस थी, संगठन थे, जिन्हें हम कहेंगे सेल्फ स्टाइल संगठन थे, उन सेल्फ स्टाइल संगठन के आधार पे यहाँ पे चुनाव होता था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बिल्कुल उनके लिए बिसात बिछाती थी। तो ये सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने 370 को खत्म करके सबसे पहले अलगाववाद की बुनियाद, अलगाववाद के आधार को जड़ से उखाड़ के फेंका। अलगाववादी जितने भी थे आज उनका नामो निशान नहीं है। आतंकवादी जिसको ग्लैमरस एक दुनिया बनाया था कांग्रेस ने, और मैं दो परिवार, दो फैमिलीज की बात करता हूं, दो पार्टीज नहीं है, ये दो फैमिलीज हैं। इनको आतंकवादियों की जो संरक्षण इनको मिलता था या प्रोटेक्शन इनको मिलती थी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे, उसको खत्म करके हमने एक नई दिशा, नए प्लेटफॉर्म पे पॉलिटिक्स को लाया है, जिसमें अभी चुनाव हो रहा है 2024। चलिए सर, मैं आपके संघर्ष की बात करूंगा कि आतंकवाद से किस तरह से आपने लड़ाई लड़ी। शगुन जी, मुझे लगता है आतंकवाद का जो दंश आपने झेला है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब ये चुनाव हो रहे हैं, उस वक्त जब आतंकवादी या मतलब माहौल, आप छोटे ही होंगे, खैर सुनते तो होंगे आप, तो किस तरह से अब आप राजनीति में आई हैं, क्या सोच कर आए हैं? जी, अगर मैं राजनीति में आई हूँ तो अगर मुझे लाया गया है भारतीय जनता पार्टी में, तो मैं यहाँ की सेवा का एक मौका मांग रही हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे लोगों का सबसे पहले जो सिक्योरिटी इशू की वजह से हम लोग जो है, हमारा परिवार जो है वो अशांति में पहुंचा है। हमारे पापा, हमारे छोटे पापा चले गए। सबसे पहले तो सिक्योरिटी इशू का ही हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। मैं चाहती हूँ वो सॉल्व होना चाहिए। यहाँ पे आतंकवाद के जितने भी
सरबराह हैं, जितने भी लोग हैं जो आतंकवाद से जुड़े हैं, वो सब लोग जो है वो जेलों में बंद होने चाहिए, ताकि यहाँ पे अमन और शांति हो। उस वक्त आप कहाँ पे थे? खैर ये मैं कहता हूँ देश को पता चले कि लोग कहते हैं ना कि ऐसे ही है कोई आतंकवादी, ये जी किसी वो नहीं करते हैं, धर्म को वो नहीं करते हैं या फिर वो नहीं करते, लेकिन इतना तो जरूर है कि आतंकवादियों को मालूम है कि कौन कहाँ रहता है। आप 1 नवंबर की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। उस समय मैं घर पे थी, हम सब बैठे हुए थे, मैं थी, मम्मी, छोटी मम्मी, गोमती और मेरा छोटे पापा का बड़ा बेटा वो कॉलेज में गया हुआ था, तब उसका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो नया नया गया हुआ था, तो वो रो रहा था मुझे घर आना है। तो हम ये सब उसका मजाक ले रहे थे, लेकिन पता नहीं मेरे मन में ना अजीब सी घबराहट हो रही थी। तो मैं ऐसे बार बार पापा को फोन कर रही थी, आप घर कब आओगे, आप पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मतलब उस समय 8:15 में मैंने पापा को लास्ट कॉल की थी। तो बार बार मैं उनसे पूछ रही थी, आप घर कब आओगे, आप घर कब आओगे। तो वो बोल रहे थे, आप क्यों बार बार फोन कर रहे हो। मैंने कहा ऐसे पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है। तो मतलब बेचैनी हो रही थी, ऐसा लग रहा मतलब था। अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तो बार बार पूछ रही थी, तो फिर बोलते आ रहे हैं। तो फिर मैंने फोन काटा, फिर ये सब हंस रहे थे, मैं चुप बैठी हुई थी। तो फिर अचानक से वो, हाँ, दुकान पे एक हेल्पर है वो आए भैया, तो वो बोलते अंकल गिर गए। तो ये सब चले गए, मैं वहां पे बेड पे ही बैठी रह गई। मुझे लगा शायद क्योंकि छोटे पापा का उसके पहले दिन बीपी हाई था, तो उनको हेडेक हो रहा था, तो मुझे लगा शायद बीपी हाई हुआ है। तो बाकी सब चले गए, मैं वहां पे बैठी ही रह गई, मुझे उठा ही नहीं रहने लगा। उसके बाद का तो सब पता ही है। सट वगैरह मिली थी कभी? जी कुछ दिन जब वो मचेल यात्रा का वो इशू चल रहा था, उस टाइम पे मैं कॉलेज में गई थी, मेरे अनपढ़ के एग्जाम चल रहे थे, तो मैंने वापस आना था उसी दिन। तो छोटे पापा बोल रहे थे आज नहीं आना है, आज नहीं आना है। तो मैंने कहा क्यों नहीं आना, मैंने घर आना है। तो नहीं नहीं आना है, आप बातें नहीं समझते हो, आप बातें नहीं समझते। मतलब वो डांटते भी नहीं थे कभी। कभी होता है ना कि ऊंची आवाज में कोई बोले, वो बिल्कुल नहीं बोलते। लेकिन उस दिन ना उन्होंने मुझे बड़े गुस्से से बोला, अभी नहीं आना, आप बात ही नहीं समझते। फिर उन्होंने फोन काट दिया, तो मैं चुप हो गई। तो सेट तो थी शायद, तभी वो ऐसा करती थी। सुनील जी, अगर मैं आपकी पुरानी जिंदगी में जाऊं तो यहाँ के लोगों से मैंने बात की और भी कई वहाँ पे बडोदा की वहाँ पे बात कर रखा है, तो आतंकवाद के खिलाफ आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि लोग मतलब सुनते तो हैं कि हाँ जी आतंकवाद है, आतंकी वहां पर आते हैं, जब आमना सामना होता है तो क्या होता है? एक्चुअली ललित जी, 90 के दशक में जब यहाँ पे सिलेक्टिव किलिंग्स शुरू हो गई, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और विशेषकर राष्ट्रभक्त समाज को यहाँ पे निशाना बनाया जा रहा था। यहाँ पे गाड़ियों से उतार के नाम पूछ के लाइन में खड़ा करके गोलियां चलाई जाती थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 1993 में यहाँ से एक बस जब जम्मू जा रही थी, यहाँ शालीमार में एक मोड़ आता है, सरथल मोड़, वहां पे 16 व्यक्ति अलग किए और बाकियों को अलग बस में बिठाया, तुम जाओ, और 16 व्यक्ति एक विशेष समुदाय के लाइन में खड़ा करके उनको गोलियों से छलनी कर दिया। सतीश भंडारी जी जैसे यहाँ पे एक ऐसी आवाज थी इस राष्ट्रभक्त समाज की, उसको दिन दिहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया। संतोष ठाकुर जी को कर दिया, रुचर कुमार जी को कर दिया। यहाँ पे स्वर्गीय चमन लाल जी हमारे थे, दिन दिहाड़े हॉस्पिटल में उनको हिट किया गया। सुभाष जी सेन एक जूनियर इंजीनियर हुआ करते थे, उनको यहाँ पे गोलियों का निशाना बनाया गया। यहाँ पे सुमीर हमारा एक क्लास में मुझसे जूनियर था, मेरे ही गांव का, उसको रात के समय लगभग 9 बजे सिर्फ घर से बाहर निकला था कोई यूरिनल के लिए, उसको गोलियों का निशाना बनाया गया। मैं सैकड़ों बता सकता हूं। यहाँ पे एक घटना मैं आपको मतलब बताऊंगा। चप्पे चप्पे पर हाँ, आतंकवादी थे, चप्पे यहाँ चप्पे पे पे। एक पाडर में गांव है, सजार गांव है, वहां पे गर्मियों में लोग ऊपर धार पे भेड़ बकरियां चराने के लिए जाते हैं। बदन पे पूरे कपड़े भी नहीं होते हैं उनको, और पाँव में यहाँ पे एक लोकल पलूड़ बोलते हैं जो घास की बनी होती है, वो लगा के थे, और 8 लोगों को इतनी निर्ममता से हत्या की, हमने वो लाशें ढोई है। एक और घटना मैं बताता हूँ, यहाँ पे बुंजवा में जब एक समुदाय के 4 लोगों को हिट किया गया, हम दूसरे दिन वहां जब पहुंचे, आतंकियों की हरकतें देखो। उन्होंने शमशान घाट में ऑलरेडी माइन बिछा के रखी थी कि यहाँ पे ये आएंगे जलाने के लिए। अच्छा। मतलब ये एक्सट्रीम जिसे हम कहते हैं,
अमानवता की एक्सट्रीम पे गए थे, तो तब यहाँ पे मेरे जैसे कई नवयुवक जवानी की उस दहलीज पे पहुंचे थे। जिस प्रकार से एक परिवार का जिम्मा किसी जवान के कंधों पे होता है, उसी प्रकार से मेरे जैसे कई नौजवान जो उस जवानी में पहुंचे थे, इस राष्ट्रभक्त परिवार का जिम्मा हमारे कंधों पे था। उस वक्त मेरे जैसे लगभग 100 नौजवानों ने यह तय कर लिया, ठीक है सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ेगी, पुलिस लड़ेगी, लेकिन जब तक न यहाँ का राष्ट्रभक्त नौजवान इनके साथ लोहा लेगा, इनको उसी की भाषा में जवाब देगा, तब तक यहाँ पे आतंकवाद खत्म नहीं होगा। तो लगभग 100 नौजवानों का इस प्रकार का एक टुकड़ी बनी, जिन्होंने डायरेक्ट लोहा लिया, डायरेक्ट लड़ाई की आतंकवाद से। ये बिहाइंड द कर्टन बहुत ही इसके पीछे एक स्टोरी है, लेकिन आतंकवादियों को चुन चुन के उनके ठिकानों पे जा जाके उनको मारा। डर नहीं लगता था उस समय? नहीं, डर किसी चीज का हमें। आप सिक्योरिटी में रहते हैं उस समय आप? नहीं, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वो सिक्योरिटी आज की बात कर रहा हूँ। आज तो सिक्योरिटी है, लेकिन उस वक्त कोई सिक्योरिटी, उस वक्त हम खुद सिक्योरिटी थे। और अपने समाज पर, विशेषकर इस भारत की भूमि पर जिसने भी आंख उठा के देखा, चुन को उनको मौत के घाट उतारा। वो उस टुकड़ी का बहुत योगदान रहा है इस अर्स्टवाइल डोडा में। मैं आज आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कई ऐसे अपने साथियों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, जिन्होंने इस किश्तवाड़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं ऐसे उदाहरण भी दे सकता हूं अपने साथियों की, जिसको पेट भर कभी खाना न मिला। हमारा एक साथी था रामचरण, बहुत करीब, बहुत, लेकिन तड़प थी उसको इस देश के लिए मर मिटने की। और मुझे नहीं लगता कभी उसने पाँव में जूता पहना होगा, चप्पल उसके पास होती, और वो शहीद हुआ। क्यों? क्योंकि देश की रक्षा करनी है, राष्ट्रभक्त समाज को जिस प्रकार पलायन नहीं करना, और एक एक को चुन के मारा गया। कभी ऐसा हुआ कि आप आतंकियों के साथ आपका मुकाबला हो रहा हो और आपका साथी आपके साथ हो? कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है जहां पे हमने अपने साथी खोए हैं मुकाबला करते करते। और 2-4 जगह तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक दिन मुझे यहाँ बीच शहर में आतंकियों ने मुझ पे गोलियां चलाई, और मेरे साथ मोटरसाइकिल चलाने वाला मेरा ही गांव का एक लड़का, वो मेरे आगे था, मैं उसके पीछे बैठा था। चूंकि मैं पहले पैदल जा रहा था, तो वो बड़ा मुझे ट्रैक कर रहा था, वो आतंकवादी। किसी ने दे दी? बाय द वे मुझे लिफ्ट मिल गई, तो मैं जो ही उस पे बैठा, तो उसने एकदम उस मोड़ पे मुझे हिट किया। 2 गोलियां उसको लगी और 1 गोली मुझे लगी। हम वहीं पे गिर पड़े। तो ऐसा सन्नाटा छा गया था चारों तरफ से, क्योंकि बिजली भी शटडाउन कर दी थी, और एकदम उसकी कवर फायर में हम फंस गए। जिस आतंकी ने हम पे हमला किया, उसके कवर फायर ग्राउंड में आया। मैं अकेले अपने उस साथी को इस बाजू पे रख के खड़ा था। 2-3 गाड़ियां निकली, उन्होंने रोकी नहीं गाड़ी, तो वहां पे अस्पताल में उपचार कराया। लेकिन यहां पर इस प्रकार की राजनीति चलती थी कि मेरे ही खिलाफ एक षड्यंत्र वहीं पे रचा गया कि नहीं, आपने कुछ किया, पता नहीं क्या क्या बातें चलाई गई। मतलब कई ऐसे बताऊंगा मैं घटनाएं। एक घटना तो मैं बताऊंगा, मुझ पे एक बार ग्रेनेड दागा गया हॉस्पिटल के बाहर। मुझे शायद परमात्मा ने बचाना था, तो एकदम वो दीवार के साथ ग्रेनेड लग के गली में गिरा, और वहां पे बेचारा उधर मुझे लगता है झारखंड या दूसरी जगह के कोई बेचारे गरीब से वहां पे एक माता और एक उसका बच्चा वो लकड़ियां जमा कर रहे थे, और ग्रेनेड उन पे पड़ा, और वो बच्चा कोई 20 फुट ऊपर चढ़ा। मुझे दिल में बहुत वो पीड़ा होती थी कि भाई ग्रेनेड मुझ पे दागा गया और ये इसका निशाना बना। मुझे आज तक वो पीड़ा दिल से नहीं निकल रही है। कई ऐसे हमने घटनाएं देखी है। हम ये चीजें इसलिए याद करवा रहे हैं कि जो लोग दिल्ली में बैठ के या दूसरे राज्य में बैठ के कहते हैं ना कि ये आतंकवाद कुछ नहीं होता, ये है वो है, जिन्होंने झेला है, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो जानता है दर्द क्या होता है। और यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, वारदातें हुई हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1993 की मैं बात करता हूँ। चेरजी एक हमारा पास में, यहाँ से कोई 15 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में एक हमारी माता अपने बच्चे को लेके, छोटा इन्फेंट था, मुझे लगता है महीनों का ही बच्चा था,
उस बच्चे को लेके भेड़ बकरियों को चराने के लिए ऊपर पुहाली कहते हैं, धार कहते हैं, उधर गई हुई थी। पास में ही वहां पे दो भाई भी थे। एक भाई राकेश कुमार का कलेजा निकाला था। कलेजा, वो लाशें हमने उठाई, अपने हाथों से उठाई है। मैं खुद चश्मदीद हूँ। बिल्कुल ये पूरा जैसे वो इतना बड़ा सुराख बनाया हुआ था, किया हुआ था, उधर से कलेजा निकाल के दूसरे भाई के मुंह में ठूसा था। दोनों लाशें वहां पे थी। एक वो इन्फेंट जो बच्चा था जय सिंह, आज बहुत बड़ा है, मुझे लगता है जय सिंह आज यहीं पे होगा। जय सिंह उस माँ की गोद में था, उसको दूध पिला रही थी और उस माता का सतन काट दिया था। अच्छा, वो सतन काट दिया था। वो जय सिंह आज भी हमारे पास मौजूद है और सतन काट के उसकी निर्मम हत्या की थी। वो फोटोग्राफ्स स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जिनेवा में लिए थे। वो दिखाए थे, किश्तवाड़ की वो घटना दिखाई थी। वो हमारे सामने है। मैं कहता हूं कि वो हम कभी भूल ही नहीं सकते। हो सकता है नई पीढ़ी के लिए वो इतिहास है, नई पीढ़ी के लिए तारीख है, लेकिन हमारी आंखों ने देखा है, हमने झेला है, हमने लड़ा है, उस आतंकवाद को आमने सामने लड़ा है। हम कभी इसको भूल ही नहीं सकते हैं। और हर रक्षाबंधन के दिन ऐसे परिवारों में आप जाइए ललित जी, सुबह आज भी वो बहनें थाली सजाती हैं, धूप जलाती हैं, उस थाली में फूल रखती हैं, राखी रखती हैं, लेकिन कलाई उनके सामने नहीं है। ऐसे कई परिवार किश्तवाड़ में आपको मिलेंगे जो करवा चौथ के दिन माताएं थाली तो सजाती हैं, लेकिन वो सुहाग उनको नहीं मिलता है। उन ऐसे कलाई वाले परिवारों का, उन ऐसे सुहाग वाले परिवारों का एक प्रतीक शगुन परिहार है। इस लड़ाई को हम केवल शगुन परिहार की लड़ाई न माने, ये उस राष्ट्रभक्त समाज की लड़ाई है जिसने 30 साल यहाँ पे बहुत दर्द, बहुत आतंक, बहुत भय सहा। शगुन जी, कभी आपने सोचा था कि राजनीति में आएंगे? चलिए, हालात ऐसे बन गए, उसके बाद आपने सोचा था कि नहीं, मुझे राजनीति में जाना है और मैं मतलब शांति के लिए काम करूंगी, इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देना है, ऐसी सुरक्षा करनी है? जी, बचपन से ही हमारा परिवार जो है वो जनधन से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं राजनीति में जाऊंगी ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, उन्होंने सोचा है कि मैं अपने आवाम के, अपने लोगों के लिए काम करूंगी या उनकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगी या उनका दुख दर्द समझूंगी, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मेरे मतलब मैं जी रही हूँ, तब तक मैं किसान की सेवा के लिए हमेशा आगे। कोई आपके छोटे पापा, बड़े पापा, कोई याद आती है कि उन्होंने कोई ऐसी सीख दी हो कि हाँ, कि मुझे ये करना है? मतलब राजनीति को लेके तो नहीं, लेकिन हमारा इंजीनियरिंग के टाइम पे एक ड्राइंग का पेपर होता था, मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता था, तो मैं ऐसे ही सोचती थी मेरा पापा, यार मुझे बड़ा टफ लगता है कि मेरा पापा अब क्या होगा। तो तब उन्होंने कहा था, गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, वो तितली क्या गिरे जो किस्मों के बल। तो कह रहे थे ऐसे परेशान नहीं होना होता है, आपने इतने पेपर दिए, आप क्या ये ड्राइंग के पेपर से परेशान होते हो, तो आपका हो जाएगा, आप बेफिक्र रहो, आप एक जंग लड़ रहे हो, आप पेपर दे रहे हो, होना नहीं होना भगवान तक है, आप मेहनत करो। तो मतलब वो बड़ी एक पॉजिटिविटी के साथ ना हमेशा हमें चलाती है। ये भी आपका एक पेपर है। जब आप महिलाओं से मिलती हैं, यहाँ के लोगों से मिलती हैं, तो अपना दर्द तो सुनाते होंगे, कुछ कहते होंगे? जी, मतलब जब मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो रोती हैं, जब वो रोती हैं तो मतलब अंदर से ना दिल में वो सारी पुरानी चीज़ें जो हमारे साथ हुई हैं, वो फिर से वो दोबारा से रिमाइंड हो जाती है कि मतलब इन लोगों ने कितने जुल्म किए हैं हमारे साथ। मतलब पहले मुझे लगता था शायद हम ही दुखी हैं, भगवान ने हमारे साथ ही गलत किया है। लेकिन जब मैं जा रही हूँ गाँव में, दूर-दराज़ इलाकों में, मैं देख रही हूँ इन्होंने हमारे साथ नहीं, इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ यही किया है। तो वो वाली चीज़ थोड़ा मन को झकझोरती है। तो अब आपका मुकाबला एक ऐसे नेता से है जी, जो काफी परिपक्व हैं। जी, किश्तवाड़ से आप लड़ रहे हैं, जी। सज्जाद साहब के, नहीं क्या नाम है, किचलू साहब, सज्जाद किचलू के साथ आपका मुकाबला है। तो आप लोगों को किस तरह से बताती हैं कि हाँ, वोट सहानुभूति या फिर वाकई लोगों को लग रहा है कि एक ऐसी युवती आई है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर करेगी? जी, लोगों के दिल में हमारे लिए प्यार तो है, साथ में लोगों ने वो हालात भी देखे हैं जिन हालातों की वजह से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी रही। वो जिस टाइम पे किश्तवाड़ दंगा हुआ, उस टाइम पे वो होम मिनिस्टर थे। मैं बहुत छोटी थी तब मैंने देखा था किश्तवाड़ को अपनी आंखों के सामने जलते हुए। तो अगर आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यहाँ से अंकल जो है मंत्री रहे, अगर इस दौर में कोई दंगा नहीं हुआ तो उनके दौर में दंगा क्यों हुआ, उनके दौर में फसाद क्यों हुआ, उनके दौर में यहाँ पे दुकानें क्यों जलाई गई।
यहाँ पे हमारे एक जवान को परेड ग्राउंड में इन्होंने शहीद कर दिया गया था, उसका क्या कसूर था? तो लोगों को वो सब चीजें याद हैं जो उन्होंने की है। शायद तभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि इन लोगों ने हमेशा यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुसलमान के फसादात करवाए, या तो इन्होंने किसी के साथ कुछ भी ना हिंदू के लिए अच्छा किया ना मुसलमानों के लिए अच्छा किया, और गुजरों के साथ तो हमेशा ही बुरा व्यवहार किया है। तो इसीलिए शायद लोग जो है उनको लगता है कि अगर ये बेटी उतरी है, इसने दुख दर्द देखा है, तो शायद ये हमारा दुख समझेगी। तो मुस्लिम परिवार के पास या तो इनका समर्थन है? जी, मुझे ऐसा लगता है उनका पूरा समर्थन है, क्योंकि अभी मेरा छोटा भाई गोमती मुझे कह रहा था, वो शॉप पे बैठता है, शगुन जी आप कब जाओगे उनके पास? वो सब बोलते हैं वो आई नहीं हमारे पास। मैंने कहा अभी ये गाँव वाले एरिया दूर वाले कवर कर रही हूँ, फिर उसके बाद जाएंगे, ये सब तो अपने ही लोग हैं, फिर जाएंगे इनके पास, सबके पास। और प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। जी। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। जब यहाँ पर दंगे, मतलब एक तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देश के अन्य राज्यों में 5-5 साल के बाद चुनाव होता है, हर 5 साल के बाद चुनाव, ठीक है। जैसे हरियाणा में अब चुनाव है, इससे पहले 5 साल पहले चुनाव हुए थे। तो मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे यहाँ पे हर 5 साल के बाद दंगे होते हैं। सर ये क्या है हर 5 साल बाद दंगे वाला, थोड़ा सा बता दीजिए। यहाँ एक्चुअली पे तो लोकतंत्र का पर्व मनाया जाता है। एक्चुअली शगुन जी ने थोड़ा सा इंडिकेट किया, संकेत दे दिया। जिन परिवारों के पास में यहाँ पे सत्ता थी, उन्होंने लोगों को सिर्फ डरा के धमका के यहाँ पे राज किया, सत्ता चलाई, और उन्होंने अपना एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया था। उस इकोसिस्टम के अगेंस्ट अगर किसी ने बोला या थोड़ा सा भी आंच उठाई तो यहाँ पे पूरा बर्बाद कर देते थे। वो जिस प्रकार से वो अमरीश पुरी की वो फिल्म चलती है, वैसे ही यहाँ पे एक परिवार का दबदबा चलता था। 93 में मैंने खुद इस किश्तवाड़ को पूरा जलते हुए देखा है, बाजार को जलते हुए देखा है। 98 में, अच्छा 5 साल के बाद, 98 एग्जैक्ट 5 साल के बाद 98 में दोबारा से पूरा किश्तवाड़ जला, बर्बाद हो गया। यहाँ पे जितना भी बिजनेसमैन तबका था, उधमपुर का, रामनगर का, वो माइग्रेट कर गए, यहाँ से निकल गए। और जो यहाँ पे आसुदा हालत में थे, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट्स, उन्होंने भी अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जम्मू चुना। 2003 में अगस्त में, बिल्कुल मुझे आज भी याद है, मेरे सामने मैं यहाँ पे अपनी एसटीडी एक चला रहा था, तो मेरे सामने वो नंगा नाच किस प्रकार से चलता था, इनके गुर्गे हाथों में हथियार लेके, हथियार, वो फोटोग्राफ ओपन हथियार होते थे, दुकानें लूटते थे, जलाते थे, भगाते थे। और 2008 फिर 5 साल बाद एग्जैक्ट अगस्त, वहां कश्मीर में कोई अलगाववादी नेता मारा गया। ये पहली बार मुझे लगता है दुनिया की तारीख में हुआ होगा, एक जगह अलगाववादी मर जाता है और नेचुरल मौत से शायद मरा, उसका गायबाना जनाजा ग्राउंड में पड़ना है। जनाजा यहाँ पे मरा कश्मीर में, और जनाजे के बहाने यहाँ पे उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुश्तपनेही पे, उन्हीं के बैकअप पे, उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के गुर्गों ने किस प्रकार से नंगा नाच किया, बिल्कुल ग्रेनेड, गोलियां, आगजनी, तूफान मचा दिया इस किश्तवाड़ में। और एग्जैक्ट 5 साल अगस्त ही, वो भी 9 अगस्त 2013, जब खुद होम मिनिस्टर, जब कोई किसी क्षेत्र का प्रतिनिधि मिनिस्टर बनता है तो वहां के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कोई निर्माण वाले काम हो, कोई भवन बने, कोई अस्पताल बने, कोई कॉलेज बने। यहाँ पे होम मिनिस्टर ने दंगे अपने साथ लाए, खुद उन दंगों को लीड किया एज होम मिनिस्टर। ये गांधी कमीशन की रिपोर्ट में आज भी आपको मिलेगा। बदकिस्मती है, जम्मू कश्मीर सरकार की गांधी कमीशन रिपोर्ट ही जीएडी से गायब है। आपको पता है, ये आप जरा पता कर लीजिए। ललित जी, आप बहुत मेहनती, परिश्रमी और एक रिनाउंड पत्रकार हैं। आप जरा गांधी कमीशन पे थोड़ा सा आप अपनी कवरेज दीजिए। गांधी कमीशन, इतना बड़ा दंगा, पूरा जम्मू कश्मीर कर्फ्यू में रहा हफ्ता, हम तो चश्मदीद हैं उसके। और उसके बाद गांधी कमीशन आया, वो भी उमर अब्दुल्ला ने ही नियुक्त किया, भाजपा सरकार ने नहीं किया। उमर अब्दुल्ला तब का चीफ मिनिस्टर, उसी ने गांधी कमीशन सिलेक्ट किया, गांधी कमीशन की रिपोर्ट आई। आज गांधी कमीशन की रिपोर्ट ही गायब है, जब आप होम डिपार्टमेंट से ही गायब है। मेरे कहने का ये मतलब है कि हर 5 साल के बाद यहाँ पे दंगे कराए जाते थे, बाहर से आतंकवादी लाए जाते थे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। 2006 की बात है, मुझे कहा गया कि भाई तुझे यहाँ किश्तवाड़ में नहीं रहना है, तेरे पीछे कोई आतंकवादी लगा हुआ है, वो हिट करेगा। मैंने कहा देखी जाएगी। मुझे आज भी याद है, मनोहर सिंह साहब एक बहुत बड़े पुलिस अफसर, डिस्ट्रिक्ट एसपी थे डोडा के, मुझे उन्होंने फोन किया कि थोड़ा सा बच के रहो या कहीं आप शिफ्ट करो। मैंने कहा नहीं, वो तो मैंने सीखा नहीं है। मेरी रगों में खून एक सैनिक का, एक फौजी का है, जिसने 3 जंग लड़ी है, 62, 65, 71। अच्छा, आपके पिताजी? यस, लाहौर कराची में गए हैं 71 की जंग तक। मैं कैसे जा सकता था?
अंतोगत्वा क्या हुआ कि एक आतंकवादी पकड़ा गया, बड़े उसमें एनकाउंटर में ही। वो था कंधार प्लेन हाईजैकर, मुझे आज भी याद है, हसन भाई। अच्छा। और उस हसन भाई को जब फोर्स ने इंटरोगेट किया 2006 में, आज भी उसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट होगी, उसने बाजाबता खुलासा किया कौन लोग मुझे पुष्टपनाही करते थे और किस किस व्यक्ति ने मुझे इनाम रखा था, तुझे सुनील शर्मा को हिट करना है। अच्छा, आपने इनाम रखा हुआ था, वो तो एनडीटीवी पे भी स्टोरी चली थी तब। तो कहने का मतलब है कि वो सारे तार उसी परिवार तक जाते थे जिस परिवार ने यहाँ पे सत्ता, और उस परिवार को आपने 2014 में हरा दिया। बिल्कुल, ये एक राजनीतिक आतंकवाद था। मैंने पहले कहा कि 15 साल मैंने आतंकवाद से लड़ा। अच्छा, जो फाइल जो गायब होगी, तो आपकी सरकार बनी तो फिर क्यों नहीं आपको मिली? सरकार से पहले ही गायब कर दी है। मैंने तो उस पे, मुझे लगता है शायद एफआईआर कटी होगी, एक स्पेशल सेक्रेटरी, एक एडिशनल सेक्रेटरी और उस पूरा सेक्शन, उस गांधी कमीशन रिपोर्ट को जब दरबार मूव होता है कश्मीर से जम्मू तक, उसी दौरान ये गायब दिखाई जाती है। तो जब आपकी सरकार बनेगी डेफिनेटली गांधी कमीशन रिपोर्ट को हम निकालेंगे। और जो किश्तवाड़ में अंतिम दंगा हुआ है, जिस दंगे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब कमान संभाली 11 साल से, मैं कहता हूं दंगा दूर की बात है, एक शब्द कोई सवाल करने के लिए आपने जाना है, पॉलिटिकल सवाल। कह रहे हैं कि सुनील शर्मा जी ने ये सीट इसलिए छोड़ दी, आपके सामने एक दिग्गज नेता है और आप बॉर्डर पे चले गए। ऐसी बात नहीं है। दिग्गज नेता को तो 2008 में भी मैंने चेज किया, 2014 में भी मैंने चेज किया। और जिस दिग्गज नेता की आप बात करते हैं 50 सालों के बाद जड़ से उखाड़ के फेंका, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहा हूं वो मैं स्थानीय हूं, वहां का, वो मैं लोकल हूं। अगर मैं इसमें आता हूं नॉन लोकल माना जाएगा। अच्छा। हाँ, मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉन लोकल हूं। मेरा घर उधर है, मैं वोटर वहां का हूं, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी का एक नागरिक हूं, एक वोटर हूं। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आके ऑटोमेटिकली यहां से आवाज आनी थी कि भाई दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हुआ है, चले उसे भी छोड़ देते हैं। दिग्गज की बात नहीं है, यहाँ पे सुनील शर्मा चुनाव नहीं लड़ता, यहाँ पे समाज चुनाव लड़ता है। यहाँ पे सुनील शर्मा की कोई बड़ी ताकत नहीं है, यहाँ पे समाज लड़ा है। 2008 में भी एक लेवल तक हमने चुनाव लड़ा, 700 वोटों से मैं पीछे रह गया, 2014 में भी। और मैं आज भी कहता हूं, मेरा एक भी वोट अपना नहीं है, सुनील शर्मा का नहीं, ये भाजपा का है, ये राष्ट्रवादी है। आज शगुन जी हैं, कल कोई भी हो, चुनाव समाज लड़ता है। और अगर उस समाज को आप बोलोगे कि भाई एक दिग्गज से वो घबराया, पीछे हटा, तो मुझे लगता है सुनील शर्मा को नहीं, वो उस समाज को गाली है। जो समाज टिकता है मेरे पीछे खड़ा होगा। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, यहाँ कोई व्यक्तिवाद नहीं है। एक तरफ से व्यक्ति है, परिवार है, दूसरी तरफ से समाज है। और 1947 से समाज लड़ रहा है। जिस समाज ने पीड़ा सही, जिस समाज ने प्रताड़ना सही, वो समाज लड़ रहा है। तो शगुन परिहार इस वक्त कैंडिडेट नहीं, इस वक्त राष्ट्र भक्त समाज कैंडिडेट है वर्सेस परिवार। किस तरह से मदद करेंगे, क्योंकि ये अभी राजनीति में नहीं है। शगुन जी ये चुनाव नहीं लड़ रही, मैंने कहा समाज, और इसका मैं अंकल भी हूं, मेरी बेटी भी है, मेरी छोटी बहन भी है। ये चुनाव मैंने अपने कंधों पे लिया है और डेफिनेटली 8 अक्टूबर को ललित जी आप जरूर इसको कवर करने आइएगा। पहली सीट अगर कोई जीती होगी वो किश्तवाड़ की सीट जीती होगी। आज जिस प्रकार से उत्साह राष्ट्रभक्त समाज में, इवन मुस्लिम कम्युनिटी को भी यहाँ पे इस किचलू खानदान ने बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित मतलब ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये है कि राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोधी। मैं कहता हूं सीधे सीधे किचलू खानदान राष्ट्र विरोधी यहाँ पे हैं। इनके लिंक्स निकले हैं। गांधी कमीशन तो लास्ट की बात है, उससे पहले यहाँ पे जितने भी इस प्रकार के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके सारे जो तंत्र थे, उनकी तारें जो थी उस किचलू खानदान तक जुड़ी होती है लोगों को। हाँ, ये जो अभी कह रहे हैं ना कि इनकी तारें जो है वो जुड़ी हैं इन सब चीजों से, क्योंकि जिस टाइम पे मेरे पापा का इन्होंने ये किलिंग की थी, उस टाइम पे पहले हिजबुल मुजाहिदीन जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ये हमने किया है, लेकिन वो कुछ देर के बाद ही वो स्टेटमेंट जो है इन्होंने नेट से रिमूव करवा दी थी। तो वो रिमूव क्यों हुई? क्योंकि इनकी तारें वहां पे जुड़ी हुई हैं, आतंकवाद से लिंक हैं ये लोग, और इन्होंने कुछ ही देर में वो रिमूव करवा दी ताकि यहाँ पे फिर से फसाद हो। और ये चाहते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर, ना सिर्फ किश्तवाड़ में, बल्कि यहाँ पे जो हिंदुओं की आवाज उठाने वाला, अवाम की आवाज उठाने वाला, यहाँ के जो अमन और चैन वाले लोग हैं, ये नहीं चाहते यहाँ पे कोई सेकुलर लीडर हो जो यहाँ की मतलब एकता और अखंडता की बात करे। इन्होंने हमेशा समाज को तोड़ा है और इनके डायरेक्ट लिंक है। अच्छा, खत्म करना है, ये बताइए ब्लूप्रिंट क्या है नौजवानों के लिए? देखिए,
अब होगी बड़ी राजनीति की इस परिवार ललित जी, पार्टी ने मैं वो किया। मैं शुद्ध रूप से अब किश्तवाड़ पे आता हूँ। जम्मू कश्मीर में मैनिफेस्टो हमारा है, उस पे आपने काफी चर्चा की। ठीक, ठीक। हमने पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना लाई, चलिए, हम सब कुछ 5 किया। किलो, वो सब कुछ। स्टूडेंट किश्तवाड़ के लिए मैं पर्टिकुलरली किश्तवाड़ के लिए कहता हूँ, ये वाहिद एक ऐसा जिला है, ये मात्र एक ऐसा जिला है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे इस वक्त अपने 5-7 सालों के इस कार्यकाल के दौरान हमने 8,000 नौजवानों को रोजगार दिया। आप किसी भी जिले में जाइए, किसी भी विधानसभा में जाइए, 8,000 नौकरियां नहीं है। आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, अगले इन 5 सालों में हमने 20,000 लोगों का और टारगेट लिया है। पावर प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, उनको रोजगार के लिए हमने यहाँ पे प्रोत्साहित करना है। रोजगार हमारा प्रथम निशाना है। मैं हूं, शगुन जी हैं, हमारा नौजवानों के प्रति पूरा समर्थन। बिल्कुल बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर कह रहे हैं कि कंपनी को भगा देंगे। देखिए, हर जमाने में हर किस्म के लोग निकले। जब त्रेता युग था तब भी राक्षस थे, जब द्वापर था तब भी थे, आज कलयुग है, यहाँ पे भी किस्म किस्म के लोग मिलेंगे। लेकिन हमने सकारात्मक नहीं, वो तो किसी की हिम्मत नहीं, जब तक वो थ्रेट तो एक समाज को दे रहे हैं, और निशाना कंपनी है, समाज थ्रेट है कि भाई 4 अक्टूबर के बाद मैं तुमको हिसाब लूंगा। वो एक समाज को डरा रहे हैं, वो दोबारा से धमकी दे रहे हैं कि वो 8-9 अगस्त को दोबारा दोहराना चाहते हैं, वो याद दिलाना चाहते हैं 9 अगस्त भाई मैं होम मिनिस्टर आया तो मैं धंधे विदाई लेनी है। मैं किससे विदाई लूं? अभी मुख्यमंत्री से विदाई लूं? एक साधारण से एक मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा हूं। नहीं, ऐसी कोई बात, चर्चा बड़ी है, चर्चा हो सकती है। मैं एक साधारण सा एक सैनिक का पुत्र हूं, और जिस सैनिक ने 3 जंगें लड़ी है, मैं एक सैनिक का भाई हूं। एक सैनिक की भांति मैंने अपने 15 साल इस देश के लिए लगाए हैं। उसके बाद मेरे 15-20 साल राजनीति के हैं। राजनीति में एक साधारण सेवक के नाते काम करना चाहता हूं। मेरे मन में कोई इच्छा नहीं मुख्यमंत्री बनने की, बिल्कुल भी नहीं ललित जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन किश्तवाड़ हो या जम्मू कश्मीर प्रदेश हो, मैं यहाँ के लोगों की, राष्ट्रभक्त समाज की, इस देश की सेवा करना चाहता हूँ। नौजवान तैयार करने हैं जो आतंक, डेफिनेटली यहाँ पे आपको मैं कहना चाहूंगा, अंतिम शब्द ये याद रखिए, और बड़ी गंभीरता से कहता हूं, मैं इस किश्तवाड़ को बॉर्डर मानता हूं। किसका बॉर्डर? इंडियन कल्चर का, भारतीय संस्कृति का। जो ही किश्तवाड़ जिला आप क्रॉस करेंगे, वहां पे वहाबिज्म है, वहां पे पाक प्रायोजित एक इकोसिस्टम है। ये बॉर्डर है, यहाँ पे भारतीय संस्कृति है, यहाँ पे हमारा सनातन है, यहाँ पे हमारा राष्ट्रभक्त है। इस बॉर्डर पे हमेशा लड़ाई है, और इस लड़ाई पे हर जवान लड़ने के लिए तैयार है। उनके लिए हम पीछे पहाड़ की तरह खड़े हैं। मुख्यमंत्री